हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स के बारे में। और क्लास 12 मैथ्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैट्रिक्स के बारे में। ये जो सेशन जो बाबू हम लोग 2024-25 के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो 12 क्लास के बोर्ड के लिए, उसके लिए है। और हम लोग आप लोग को बताए थे कि किस स्ट्रेटजी से हम लोग जो है सो इस बार बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे। हम लोग जो है सो मैट्रिक्स का 2 क्लास कर लिए हैं, जिसमें से हम लोग मैट्रिक्स का डेफिनेशन, उसके बाद अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, और उसका 3rd क्लास है आज जानेंगे ट्रांसपोज के बारे में, सिमेट्रिक के बारे में, अस्क्यू सिमेट्रिक के बारे में और इनवर्स के बारे में आज जानेंगे, और थोड़े बहुत क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए बिना लेट के वो स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक शायर अर्ज है। वो शायर कौन सा है? आप लोग भी बहुत मिस करते होंगे स्कूल की लाइफ को, है ना। जो 10वीं तक रहा, 11 12 ज्वाइंट रहा तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो 10वीं क्लास पढ़ के 11 12 कहीं और एडमिशन करा लिए वो तो बहुत मिस कर रहे होंगे स्कूल के लाइफ को। तो उसी के ऊपर एक शायर है कि बचपन की ख्वाहिशें आज भी मुझे खत लिखती है, बचपन की ख्वाहिशें आज भी मुझे खत लिखती है, शायद बेखबर है वो इस बात से, शायद बेखबर है वो इस बात से कि वो जिंदगी अब इस पते पर नहीं रहती। अब इस बात से क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे होंगे तो वीडियो को फिर से देखिएगा, आप लोग को समझ में जरूर आएगा, है ना। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। आज जानेंगे सबसे पहला टॉपिक बाबू किसके बारे में, तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। किसके बारे में जानेंगे? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं वो जानेंगे। इसका डेफिनेशन वैसे लिखने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हल्का सा लिख देते हैं, है ना, ताकि कभी मन करे पढ़ने का, अंग्रेज बनने का, तब बन जाए। क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता है कि लेट ए बी अ मैट्रिक्स, लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, then transpose of matrix, then transpose of matrix of order n by m, of order n by m। अब आप समझ रहे हो कि क्या लिखे गुरुजी। इसका में तो कुछ अकले ऑर्डरवा के बारे में जिक्र किए हैं और तो कुछ के बारे में जिक्र किए नहीं है। क्या लिखे बाबू कि लेट ए बी अ मैट्रिक्स, ए जो एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m by n का, देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by m। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का बाबू अगर हम लोग ऑर्डर देते हैं तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर m by n है तो उस मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर हम n by m कर दें तो उसी को हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। वही इंग्लिश में लिखा हुआ है कि लेट ए बी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by m। तो जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है वो क्या हो जाता है n by m में। मतलब जो रो होगा, कोई सा भी एक मैट्रिक्स लिए तो कुछ ना कुछ रो होगा, कुछ ना कुछ कॉलम होगा, तो वो रो जितना रो, मान लीजिए 4 रो 3 कॉलम है, तो 4 रो जो है सो वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, और जो 3 कॉलम था वो आपका रो में कन्वर्ट हो जाता है ना। देखिए अब इसको दिखाते किससे बाबू, तो इट इज डिनोटेड, या इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किया जाता है a के पावर पर t लिख दीजिए या a के पावर पर डैश डाल दीजिए। ये दोनों रिप्रेजेंटेशन है किसको दिखाने के लिए? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। अब गुरुजी ये सत्यनारायण कथा लिखा है, ये तो समझ में आया है ना, लेकिन हम लोग को अंग्रेज नहीं, हम लोग को अपना इंडियन ही बनना है, इंडियन कल्चर ही अच्छा लगता है, और हमको इंडियन कल्चर में रहने के लिए ठेठ भाषा का यूज करना पड़ेगा। व्हाटएवर किसी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं वहां का कुछ ना कुछ अपना लैंग्वेज होगा, तो आते हम लोग ठेठ भाषा में। ठेठ भाषा में सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल जानते हैं,
है ना। अब एग्जाम्पल क्या कहता बाबू, तो एग्जाम्पल में मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपका 1 2 3 4 और ये हो गया 5 और ये हो गया 6, है ना। ये आपका कोई मैट्रिक्स है। अब इसका ऑर्डर हुआ क्या है बच्चों लोग, तो इसका ऑर्डर हुआ है 2/3, 2 रो है, देखिए 1 रो 2 रो है, कॉलम है 1 2 3 कॉलम है। अगर इसका हम ट्रांसपोज निकालने के लिए कहें बच्चा लोग तो क्या हो जाता है, अभी क्या बताएं हम कि जो आपका रोवा है सो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब 1 2 3 1 2 3, उसी तरह आपका हो जाएगा 3 4 6 3 4 1 2 5, है ना बाबू। यहां आपका 1 2 5 है, 1 2 1 2 5 और ये 1 2 5 और ये हो गया 3 4 6। आप देखिए यहां इसका ऑर्डर हुआ क्या बन गया, तो इसका ऑर्डर हुआ बन गया 3 रो और 2 कॉलम। बस वही तो बताएं बाबू आप लोग को कि आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो किसी भी मैट्रिक्स जो लिखा हुआ रहता है उसका बस ऑर्डर चेंज कर दीजिए, इंटरचेंज कर देना आपस में। तो आपका इंटरचेंज करने का मतलब चेंज कर देना, जो आपका यहां कॉलम था उसको रो बना देना, जो रो था उसको कॉलम बना देना, तो वही आप लोग को क्या लाएगा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सिंपल सा डेफिनेशन है, एग्जांपल के थ्रू कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए यहां 1 2 4 5 जो था रो था, यहां कॉलम में डाल दिया, 3 4 6 जो था आपका रो में था, ये आपको कॉलम में डाल दिए, तो जो रो है सो चेंज हो गया कॉलम में, और जो कॉलम था 1 3 वो अब गया रो में, है ना। और डरवा भी इसका 2/3 था तो 3/2 हो गया। बस इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। बताओ कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं हो, चाहे बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है ना। और जब ये चीज क्लियर हो गया होगा तो हम लोग जानते हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में कि ट्रांसपोज में क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है ना। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत हल्का जान लेते हैं, है ना, कि प्रॉपर्टी क्या क्या है। सो चलिए जी जानते हैं। तो पहल का प्रॉपर्टी क्या कहता है बाबू, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। पहल का प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो पहल का प्रॉपर्टी कहता है बाबू लोग, क्या कहता है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिए और फिर उसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए तो वापस वही मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। देखो ना बच्चा लोग, यहां हम ट्रांसपोज निकालें, अगर इसका वापस से ट्रांसपोज निकालेंगे बाबू तो आप लोग को पता है कि जो रोवा से कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 3, हो जाएगा 2 4, ये हो जाएगा 5 6, तो वापस वही मैट्रिक्स मिल गया। तो वही लिखे बाबू कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर डबल बार ट्रांसपोज निकालेंगे तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाता है ना। दूसरा का प्रॉपर्टी कहता है बाबू लोग कि किसी भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स को और उसका अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं करता है, ये बेचारा के चुपचाप से बाहर आ जाता है और ये हो जाता है ए के ट्रांसपोज। समझ में आया कि क्या इन्वर्ट कर, यहां ट्रांसपोज मतलब रो कॉलम में चेंज हो रहा है, ये थोड़ी ना आपको कांस्टेंट पर कुछ इफेक्ट कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है इफेक्ट, तो के चुपचाप से बाहर आ जाता है, ये हो जाता है ए के ट्रांसपोज, है ना। इसी तरह तीसरा का प्रॉपर्टी कहता है बाबू लोग कि अगर a प्लस बी का ट्रांसपोज रहा, तो बड़ा सीधा साधा ट्रांसपोज, ये बोलेगा कि तुम a के साथ भी चले जाओ और b के साथ भी चले जाएंगे हम, मतलब t जो है सो बहुत ही सीधा साधा ट्रांसपोज, ये a के साथ भी आ जाएगा और b के साथ भी आ जाएगा, है ना। चौथा प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो चौथा प्रॉपर्टी कहता है कि अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई में रहा ए बी का ट्रांसपोज, तो ये जो है सो रिवर्सिबल लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब रिवर्सिबल लॉ को फॉलो करेगा तो पहले आपका बी ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा और इसको इनटू करना पड़ेगा ए के ट्रांसपोज के साथ, है ना। मान लीजिए ये 2 है, अगर मान लीजिए 3 रहा बाबू, पांचवा प्रॉपर्टी में डाल दीजिए, अगर ए बी और सी 3 रहा और इसका ट्रांसपोज निकालने बोले तो कुछ नहीं करना है, रिवर्सिबल लॉ काम करेगा इसमें। और रिवर्सिबल लॉ क्या कहता है कि पीछे वाला पहले से लिखिए, तो सी के ट्रांसपोज, फिर उसका का पिछल का लिखिए, तो उसका पिछल का क्या है, बी का ट्रांसपोज, और फिर इसके पीछे क्या है, तो ए का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा आपका आंसर, है ना। अब बताइए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में कोई दिक्कत है बाबू, एकदम दिक्कत नहीं हो, चाहे एकदम बढ़िया तरीका से, और छोटा सा तो प्रॉपर्टीज है बाबू, 4 5 गो प्रॉपर्टी, ये आप लोग को याद रखना
है ना। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप लोग को ट्रांसपोज समझ में आ गया कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसको बोलते हैं गुरुजी? जो आपका किसी भी मैट्रिक्स में जो रो रहता है, अगर उसको हम कॉलम में चेंज कर दिए और जो कॉलम है उसको रो में चेंज कर दिए, तो उस मैट्रिक्स जो एक नया मैट्रिक्स बना उसी को बोलेंगे कि वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। किसका? उस जो पुराना मैट्रिक्स था उसका, है ना। और ये 4-5 प्रॉपर्टी भी जान लिए गुरुजी, कोई दिक्कत हमको नहीं है अब ट्रांसपोज से, है ना। चलिए, अब जब ट्रांसपोज समझ में आ गया तो हम लोग नेक्स्ट में जानते हैं किसके बारे में? सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, किसके बारे में जानेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? तो चलिए जी, इसके बारे में जानेंगे। हल्का सा अंग्रेजी बन जाते हैं, है कि नहीं? अंग्रेजी भांजना भी जरूरी है क्योंकि एग्जाम में मेरा अंग्रेजियम होगा, है कि नहीं। तो चलिए अंग्रेज बनते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहता है बाबू? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहता है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कॉल्ड सिमेट्रिक, called symmetric matrix, symmetric matrix if symmetric matrix if तो if क्या होगा कि if A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। कितना सिंपल सा लैंग्वेज लिखा, सो देखिए बाबू क्या लिखा है बाबू लोग। तो लिखा है कि अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। कब? इफ एंड ओनली इफ कब? जब आप उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वापस A के इक्वल होगा तब। क्या लिखा हुआ कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं या कहते हैं कब? जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले और वापस वही मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया? अब देखिए बाबू, इस बात से आप क्या समझ रहे हैं? दैट इज, ये कहना चाह रहे हैं हम कि अगर आप AIJ निकालें तो ये आपका इक्वल हो जाए AJIK, है ना, JIK फॉर ऑल IJ, है ना, ये फॉर ऑल IJ। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए बाबू, एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल में मान लीजिए आपका A इज इक्वल टू अरे आपका 2 3 माइनस का 5, ये हो गया आपका 3 माइनस का 5 2 7, ये हो गया आपका 7 और ये हो गया आपका 6। ये हो गया हमारा एक मैट्रिक्स। अगर इसका ट्रांसपोज निकालते हैं बच्चों लोग तो क्या आता देखते हैं। अगर A ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा? तो होगा 2 3 माइनस का 5, 2 3 माइनस का 5। देखिए यहां हल्का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 2 3 माइनस का 5, तो 2 3 माइनस का 5। फिर क्या होगा? फिर होगा आपका 3 2 7 और फिर क्या होगा? माइनस का 5 7 और 6। अब देखो बाबू, इसका शकल सूरत इसके जैसा मैच कर रहा है कि नहीं? 2 3 माइनस का 5 3 2 7 और माइनस का 5 7 6, माइनस का 5 7 6। ये A का ट्रांसपोज जो निकाले बाबू वापस किसी के इक्वल आ गया? A के इक्वल। इस केस में हम लोग बोलेंगे कि आपका जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ये क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। वही लिखे हैं अंग्रेजी में कि स्क्वायर मैट्रिक्स कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। अब ये स्क्वायर मतलब A लिखे बाबू, ये मैट्रिक्स बाबू ना, A स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब A जो है आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स कॉल्ड या स्क्वायर मैट्रिक्स A लिख दीजिए, हल्का सा कंफ्यूज में हो रहे हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स A, है ना। अगर A यहां कंफ्यूज हो रहे हैं, एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करें, दिक्कत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स A कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A।
मतलब हम एक मैट्रिक्स को अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं कब, जब उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वापस उसके इक्वल हो जाएगा तब। देखे निकाल के देखे तो वापस उसी के इक्वल आ गया। इस केस में हम लोग जो है सो इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिंपल सा डेफिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब ये चीज समझ में आ गया तो आपको अस्क्यू सिमेट्रिक्स भी और समझ में आ जाएगा बढ़िया से। तो समझते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में किसके बारे में, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में आते हैं। किसके बारे में, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। ये दो चार टॉपिक रह गया, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे कुछ, और नेक्स्ट डे जो है तो लोग बता ही दिए कैसे करेंगे। सो अभी लास्ट बता देंगे लास्ट में। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये क्या होता है ना। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, बस इसमें भी कुछ नहीं है बाबू। क्या लिखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए called अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स if and only if ए के ट्रांसपोज जो है सो माइनस ए के इक्वल हो जाएगा तब, है ना। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले अगर माइनस ए के इक्वल हो गया तो उस केस में वो मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे कि ये अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दैट इज ये कहना चाह रहे हैं बाबू लोग कि अगर ए आई जे जो है सो माइनस के ए जे आई के इक्वल हो जाए फॉर ऑल आई जे। अब देखो बाबू यहां हम आई जे लिखे, अगर हम इसका डायगोनल एलिमेंट निकाले तो क्या आता देखिए। अगर ए आई लिखते बाबू, डायगोनल एलिमेंट आई को दिखाता है। डायगोनल का मतलब क्या चाहिए, उसका पोजीशन सेम जितना रो और जितना कॉलम, मतलब रो और कॉलम की संख्या सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है बाबू, तो यहां जो आएगा 1 1 आएगा, यहां 2 2 आएगा, यहां 3 3 आएगा। तो उसका देखते हैं एलिमेंट में क्या क्या होता है। अब यहां देखिए बाबू ये 1 1 रहा इज इक्वल टू माइनस का ए 1 1 रहा, है ना, ए आई रहा। इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या बचेगा 2 आई इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। और यहां से अगर हम निकालेंगे बाबू ए आई तो ये क्या आ जाएगा 0। अब बताओ बाबू ए आई क्या दिखा रहा है, ये डायगोनल एलिमेंट को दिखा रहा है कि जितना रो वाली है उतना कॉलम लेना है और उसका पोजीशन में आपका 0 ही होगा। देखिए बाबू ये वही ना कहना चाह रहा है कि जो आपको डायगोनल एलिमेंट्स निकालेंगे वो किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स 0 रहेगा, किसमें, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। एग्जांपल में देखिए बाबू लोग, एग्जांपल में ये चीज पता चल गया कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो है सो 0 रहेगा, किसमें, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। मतलब एक कोई मैट्रिक्स ले लिए, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट तो आपका 0 आना बाबू, तो ये लिख दिए 0। ये आपका हो गया माइनस का 5, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 5, ये हो गया माइनस का 2, ये हो गया आपका 0, ये हो गया माइनस का 7 और ये हो गया आपका 7 और ये हो गया आपका 0। देखिए बाबू यहाँ इसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो आपका 0 0 है कि नहीं, ये वही ना दिखा रहा बाबू। ए आई मतलब 0 आ गया, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो आपका डायगोनल एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के वो आपका क्या होगा 0 0। आई का मतलब क्या चाहिए, सेम। यहाँ देखिए 1 1 2 2 3 3 ये क्या है 0 आया है। अब देखिए इसका ट्रांसपोज अगर निकालते हैं बाबू लोग तो क्या आता है, देखिए इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा। सो देखिए ये ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, निकालिए फटाफट। तो आएगा 0 माइनस का 5 2, फिर क्या होगा, तो होगा फिर मेरा 0 माइनस का 5 2, फिर हो जाएगा 5 0 माइनस का 7 5 0 माइनस का 7 और फिर हो जाएगा मेरा माइनस का 2 7 और 0, है ना। अब देखो बाबू इस मैट्रिक्स में अगर हम माइनस कॉमन कर लिए तो क्या होता है, अगर इस मैट्रिक्स में माइनस कॉमन कर ले बाबू लोग तो क्या होता है। सो देखिए हल्का सा माइनस कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस का 5 2, 0 माइनस का 5 2, 0 माइनस का 5 2, ये हो जाएगा 5 0 और माइनस का 7
5 0 और माइनस का 7, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 7 और 0, माइनस का 2 7 और 0। अब देखिए बाबू इसका सकल सूरत इसके जैसा मैच कर रहा है कि नहीं। 0 माइनस का 5 2, 0 माइनस का 5 2, 5 0 माइनस का 7 और माइनस का 2 7 0 पूरा मैच कर रहा है। इसका मतलब यहां जो ए ट्रांसपोज है बाबू वो माइनस ए के इक्वल आ गया। आया कि नहीं बाबू, यहां जो ए ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आ गया, माइनस ए के इक्वल। और अभी तुरंत बताया आप लोग को कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहा तो ए का ट्रांसपोज जो है सो किसके इक्वल होगा, माइनस ए के इक्वल। देखिए बाबू अंग्रेजी झा रहे हैं हल्का सा कि अगर आपका ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल रहा तो उसके समय हम बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स कौन सा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया कितना आसान। तो देखिए कोई दिक्कत बताइए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ऐसा हम उम्मीद करते हैं, और उम्मीद हमेशा हम सही करते हैं, है कि नहीं। तो आप लोग को ट्रांसपोज समझ में आ गया, सिमेट्रिक समझ में आ गया, और ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक समझ में आ गया, है ना। अब आप एक बात याद रखिएगा नोट में बाबू, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक। अब एक नेक्स्ट बात याद क्या रखना, आप लोग को नोट में लिख देते हैं। तो नोट में आप लोग को याद रखना है कि नोट में आपको एक बात याद रखना है। कौन बात याद रखना है कि आप जो है बाबू किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एनी स्क्वायर मैट्रिक्स किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन be expressed as the sum of symmetric and antisymmetric matrix या तो फिर बोलिए स्क्यू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या लिखे देखिए बाबू अंग्रेजी में मैट्रिक्स लिखे बाबू कि आप जो है सो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को ना बाबू लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं समेशन के फॉर्म में, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के समेशन के फॉर्म में किसी भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि कोई मैट्रिक्स दे दिया जाएगा और आपको बोलेगा कि इसको एक्सप्रेस करके दिखाइए एज द समेशन ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो ये चीज याद रहेगा तब ना वहां तो खोखरे रखिएगा कि कैसे एक्सप्रेस करें। तो ये चीज आपको याद रहना चाहिए। पहला चीज कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप एज द समेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं, है ना। देखिए कैसे लिख सकते हैं, सो देखिए हल्का सा मान लिया यहां बाबू, यहां देखिए मान लिया हम यहां जो है सो ए बराबर, ये ए बराबर को क्या लिख सकते हैं बाबू, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज और प्लस का ए माइनस ए का ट्रांसपोज, अब देखिए इसमें कुछ छेड़छाड़ किए, कुछ नहीं किए। ये ट्रांसपोज कर जाएगा, ए से ए 2a हो जाएगा। तो हमको ए लाना है तभी ना होगा एलएचएस बराबर। तो यहां 1/2 कर दिए बाबू, इसको ब्रैकेट के अंदर डाल दिए, और यहां भी हम 1/2 कर दिए और इसको भी ब्रैकेट के अंदर डाल दिए, है ना बाबू। देखिए 1/2 कर दिए, 1/2 करेंगे तो ये चीज तो ये कट ही जाएगा, ये प्लस से ये माइनस से कट जाएगा, लेकिन यहाँ हाफ ए हो जाएगा, यहाँ भी हाफ ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा a/2 प्लस का a/2 ए हो जाएगा। ये दे रखा है। अब देखिए बाबू इसी चीज को जो है ना बाबू आप लोग p मान लीजिए 1 मिनट के लिए, और इसको मान लीजिए q मान लिए, है ना। इसको p मान लिए, इसको q मान लिए। देखते जाए बाबू हम p किसको माने, कांस्टेंट को गोली मारे। कांस्टेंट तो को हम रोल नहीं दिखाता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, कुछ नहीं दिखाता हम रोल। हम लोग को बस सिर्फ चेक करना होता है कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या आ रहा है, उसी के अनुसार हम लोग तुरंत बता देते हैं कि मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमको कांस्टेंट तो को लेना देना है नहीं, इसको गोली मारते हैं। यहाँ p बराबर क्या दे रखा है, a प्लस का a ट्रांसपोज,
है ना, ए प्लस का ए ट्रांसपोज, इसको लिख भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है, अहम रोल नहीं निकालता है ना। अगर यहाँ पी का ट्रांसपोज निकालेंगे बाबू, यहां अगर पी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो पी का ट्रांसपोज क्या होगा, तो पी का ट्रांसपोज मतलब पूरा का ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज और का होल ट्रांसपोज, है ना। और यहां देखिए अगर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ये बताएं भी तुरंत अभी, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज और प्लस का बी का ट्रांसपोज, और ये हो जाएगा ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, है ना। अब ये देखिए बाबू, ये आ गया आपका ए का ट्रांसपोज और प्लस का ए का ट्रांसपोज क्या होता है, ए होता है। देखते हैं यहां, समझते जाइए बाबू यहां, है ना। ए का ट्रांसपोज प्लस ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस का ए का ट्रांसपोज क्या होता है, ए होता है। अब हम लोग पी क्या माने बाबू, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये आ भी क्या गया, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, मतलब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले और वापस वही मैट्रिक्स के अंदर आ गया, इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। इसको चेक करते हैं बाबू लोग, है ना, इसको चेक करते हैं। क्यू किसको माने, तो क्यू माने हम लोग ए माइनस ए के ट्रांसपोज को, है ना। अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, क्यू का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा ए का ट्रांसपोज और माइनस का ए का ट्रांसपोज, है ना। अब देखिए यहां अगर क्यू का ट्रांसपोज निकालेंगे तो यहां क्या हो गया, ये हो गया आपका ए का ट्रांसपोज और ये हो जाएगा माइनस का ए। यहां से बाबू लोग अगर हम माइनस कॉमन कर लें तो ये क्या बन गया, ए के ट्रांसपोज और माइनस का एक ए, माइनस अगर कॉमन कर ले बाबू लोग तो क्या बन गया, ए और माइनस का ए का ट्रांसपोज, है ना। माइनस कॉमन कर ले तो यही ना बना बाबू लोग, ये हो गया माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का ट्रांसपोज। अब यहां देखिए बाबू, क्यू का ट्रांसपोज निकाले तो किसके इक्वल आ गया, माइनस का, और ये देखिए ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या माने, क्यू, तो ये माइनस क्यू के इक्वल आ गया। अब बताइए बाबू, अभी हम जो बोले स्टेटमेंट वो बतिया पूरा सही हो रहा कि नहीं। अब देखो बाबू, यहां जो मैट्रिक्स में निकाले क्यू, ये माइनस क्यू के इक्वल आ गया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले तो माइनस क्यू के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। यहां आपका सब दूसरा पेन से लिख लीजिए, ये मैट्रिक्स आपका क्या बन गया, तो ये बन गया आपका अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये बन गया। और ये जो निकाले बाबू पी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी, ये क्या बन गया मेरा, तो ये बन गया मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी वही लिखे बाबू स्टेटमेंट में की लिखे हैं, तो यही लिखे हम कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं समेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए प्रूफ करके दिखा भी दिए, कोई मैट्रिक्स लेंगे बाबू और उसको समेशन, ये मेरा बन गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये बन गया अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और कैसे बना, सो देखिए यहां दिखा दिए, उस क्यू का इसको माने क्यू, इसका ट्रांसपोज निकाला तो माइनस का क्यू के इक्वल आ गया, और ये पी का ट्रांसपोज निकाला तो पी के इक्वल आ गया। मतलब ये चीज बन गया मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये बन गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये लिखाइए ना कि बाबू ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये किसके फॉर्म में लिखा गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्टेटमेंट में तो वही लिखे हम, स्टेटमेंट में लिखे हैं कि नहीं बाबू, देखिए यहां कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं समेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया कि नहीं। अब बताओ, यहां तक तो कोई दुख तकलीफ एकदम नहीं होना चाहिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग बात कर लिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में, सिमेट्रिक के बारे में, एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में, और इसके किसके बारे में, कब एक नोट वाला जो था कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को समेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक आता है बाबू, वो क्या आता है, तो ये मैट्रिक्स में सबसे लास्ट टॉपिक आता है, तो सबसे लास्ट टॉपिक आता है आपका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जो है बाबू यहां डिटेल में नहीं पढ़ना, उसको डिटरमिनेंट के चैप्टर में पढ़ना। अभी जो है सो आपका जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है, किसी भी मैट्रिक्स को सॉल्व करने दिया जाएगा और उसका मान निकालने बोलेगा इनवर्स एलिमेंट्री ऑपरेशन के जरिए, तो वहां आपका इनवर्स यूज होगा। इसीलिए हल्का सा जानकारी होना जरूरी है। क्या चीज, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, है ना। तो ये क्या है, हल्का सा इसका भी डेफिनेशन लिख लेते हैं, है ना। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है कि अ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स लिखें, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर
m by n of order m by n is invertible if there exists a square matrix, if there exists a square matrix B of the same order m by n such that AB is equal to BA is equal to I। यहाँ आयोडरवा कुछ भी रह सकता है ना, आपको ऑर्डर को दिखा रहा है ना। ये m बाय n जो लिखे बाबू, ये स्क्वायर मैट्रिक्स से बाबू, तो आप लोग को पता है बाबू कि m बराबर n ही होगा, क्योंकि जितना रो उतना कॉलम होगा। तो आप ये m बाय n को हटा के n भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और m बाय n भी लिख सकते हैं। सिर्फ आप लोग को पता होना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या बराबर होता है, इसलिए n भी लिखेंगे तो अंडरस्टूड है ये, है ना। यहाँ n भी लिखेंगे तो ये अंडरस्टूड है, और m बाय n भी लिखेंगे तो कोई तकलीफ नहीं है ना। क्या लिखे बाबू, देखिए आप लोग को डेफिनेशन जानने की कोई आवश्यकता नहीं, समझना जरूरी है कि वो कहता क्या है। ये डेफिनेशन तो आप लोगों को कभी मान लीजिए आपका वो बात नहीं याद रहा कि क्या बोलते हैं उसको, एग्जांपल के थ्रू नहीं याद रहा बात, तो ये डेफिनेशन लिखा जाता है कि ये डेफिनेशन के थ्रू समझ जाइए। क्या लिखा हुआ देखिए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A of order n is invertible if there exists a square matrix B of the same order n such that AB is equal to BA is equal to I। मतलब बाबू कोई सा भी दो मैट्रिक्स जो है सो एक दूसरे के इन्वर्टिबल होते हैं, कब, जब दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे बाबू। तो अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो उस केस में बोलेंगे कि ए जो है इनवर्स है बी का और बी जो है इनवर्स है ए का, बस इतना ही दिमाग लगाना है। और याद रखिएगा जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है वो हमेशा किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, समझ में आया, ये बात याद रखना है। अब देखिए बाबू, इसे यहां लिखा हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए बाबू। इसको डिनोट कैसे किया जाता है तो लिख लीजिएगा, ए के पावर में -1 रहेगा, इसको बोलेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखिए बाबू, एग्जाम्पल मान लीजिए आपका ए इज इक्वल टू क्या हो 2 3 ए इज इक्वल टू 2 3 और ये हो गया 1 2, एक कोई मैट्रिक्स ले लिए। और बी जो है बचवा लोग, बी हम ले लिए 2 3 2 माइनस का 3 और माइनस का 1 और 2, ये ले लिए दो मैट्रिक्स, है ना, ये दो मैट्रिक्स ले लिए। अब देखो बाबू इसे दोनों को प्रोडक्ट में निकालिए। प्रोडक्ट निकालने के लिए अभी तो आप लोग उतना दिमाग लगाइए नहीं, लेकिन हल्का सा जानिए कि कैसे निकाला जाता है। ए बी निकालना है तो ए बी तो हम लोग जो मल्टीप्लीकेशन में उसमें तो बताए थे। अब इसका ऑर्डरवा क्या है तो इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डरवा क्या है तो इसका ऑर्डरवा है 2/2। अब इसका लास्ट इसके फर्स्ट के इक्वल है बाबू, मतलब इसका फर्स्ट वाला मैट्रिक्स के कॉलम में और सेकंड वाला मैट्रिक्स के रो के इक्वल है, मतलब गुना हो सकता है ना। अब गुना कैसे किया जाता है बाबू लोग, तो गुना किया जाता है ये फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करके ऐड भी करते जाना है। चलिए बाबू कीजिए फटाफट, करेंगे बाबू तो क्या होगा 2 दूनी का 4 और माइनस का 3, ये ना 2 दूनी का 4 और माइनस का 3 यही होगा। और ये फर्स्ट रोवा के बाबू ये सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, सेकंड कॉलम के साथ भी, तो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 तिया के -6 और ये हो जाएगा आपका 3 दूनी का 6 प्लस का 6, है ना। उसी तरह आपका सेकंड रोवा का बाबू, ये सेकंड रो जो लिखा हुआ है सेकंड रो को उसी तरह फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 और माइनस का 2, और उसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस का 3 और प्लस का 4, माइनस का 3 और प्लस का 4। अब इसका ऑर्डरवा क्या होगा बाबू, तो जो बच गया बचा यहाँ क्या है 2 और यहाँ बचा 2, तो ये 2/2 ऑर्डर का हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बाबू, तो इसको सॉल्व कर देते हैं, हल्का सा इधर ही कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सो देखिए तो इसको सॉल्व किया बाबू तो 4 में गया 3, ये हो गया 0, ये भी 0, ये भी हो गया 1, तो ये बन गया 1 0 0 1 2/2 ऑर्डर का, है ना। ये a बाय b निकाले तो ये बाबू जब b बाय a निकालते हैं
हम लोग अब क्या निकालते हैं, बी बाय ए, तो बी बाय ए भी निकालेंगे उसी तरह बाबू, और डरवा दोनों में सेम है, मल्टीप्लाई हो सकता है, एकदम हो सकता है। अब बी को यहाँ बी पहले लिखना बाबू, तो बी बाय मतलब इसका रो, इसको कैसे करेंगे, इसको ये पूरा मिट जाएगा ना। देखिए आप देखिए बी बाय बोला बाबू, तो वही तो समझना, देखिए बाबू चीज चार्ज नहीं करते हैं। बी बाय बोला है तो इसमें जो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी का 4 और माइनस का 3, तो 2 दूनी का 4 और माइनस का 3। उसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 तिया का 6 और माइनस का 6, तो 2 तिया का 6 और माइनस का 6। उसी तरह देखिए सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम के, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 2 और प्लस का 2, तो हो गया माइनस का 2 और प्लस का 2। उसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो हो गया माइनस का 3 और प्लस का 4, माइनस का 3 और प्लस का 4। अब इसका भी ऑर्डर क्या होगा बाबू, तो 2/2 ऑर्डर का होगा, है ना। ये डिटेल में बताएंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी बस हल्का फुल्का जानिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1, 6 में 6 जाएगा तो 0 बचेगा, ये 2 0 जाएगा और 4 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1। अब यहां देखिए बाबू लोग, अभी हम आप लोग तुरंत बताएं कि यहां देखिए बाबू ए बी और बी ए और बी ए ये इक्वल आ रहा आई, जो एन लिखे ना बाबू, ये एन आपका ऑर्डर को दिखाता है, ऑर्डर है कितना, यहाँ 2 है, तो ये I2 के इक्वल आ रहा ना। इस केस में बोलेंगे बाबू जो ए है सो आपका बी इनवर्स के इक्वल है, मतलब ए जो है सो बी इनवर्स है, और बी जो है बी और ये इनवर्स के इक्वल है। कहने का मतलब ये क्या कहना चाह रहा बाबू, तो ये कहना चाह रहा है कि आपका ए जो है सो इनवर्स है किसका, बी का, ए जो है सो इनवर्स है किसका, बी का, और बी भी इनवर्स है किसका, ए का, तभी ना इक्वल आ रहा है, ए बी बराबर बी इज इक्वल टू आई। अगर इस केस में ऐसा रहा बाबू तो याद रखिएगा कि जो बी इनवर्स है वो ए के इक्वल है, और बी इनवर्स जो है मतलब ये सब दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स है, ये कहना चाहते हैं। ये सब दोनों मैट्रिक्स जो है सो आपस में इनवर्स है एक दूसरे के, समझ में बाबू। ए बी इनवर्स है बी का और बी भी इनवर्स है ए का, उसी केस में आया है ए बी बराबर बी इज इक्वल टू आई, है ना। तो इस केस में ये चीज क्या बन गया, इनवर्टिबल मैट्रिक्स, है ना, या इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। बताइए कोई दिक्कत यहां तक, कोई दुख तकलीफ एकदम नहीं होना चाहिए, है ना। अब इसके बारे में डिटेल जो है हम डिटरमिनेंट के बारे में, डिटरमिनेंट जिस समय चैप्टर करेंगे उसको कंप्लीट करेंगे बाबू। अभी बस इतना ही याद रखना आप लोगों को कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कहते किसको है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब जो है सो हम लोग डिस्कस कर ले बाबू, जितना टॉपिक था मैट्रिक्स से रिलेटेड सारा टॉपिक डिस्कस कर लिया। अब एक आध जो टॉपिक रहा तो मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन जो कुछ कुछ और नया नया बात है सो क्वेश्चन जिस समय करेंगे बाबू उस समय करते जाएंगे, जो नया नया बात रहेगा सो, है ना। अभी जितना टॉपिक था ऑल ओवर वो कंप्लीट कर लिए, तो आज जो है सो ये तो टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। अब इसके साथ साथ कुछ एक आध क्वेश्चन भी कर लेते हैं, है ना। आते फटाफट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में पहले का नंबर क्वेश्चन की कर रहा है, तो पहले का नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ ए बराबर बी वेयर ए दिया है और बी दिया है। ए दिया और बी दिया बाबू, ए क्या दिया हुआ है, ए बराबर बी हमको दे दिया है, ए बराबर बी दे रखा है ना। ए का वैल्यू क्या दे रखा है, तो ए का वैल्यू दे रखा है ए प्लस 4 और यहां दिया हुआ 8, और ये हो गया आपका 3b और ये हो गया -6। जितने भी कॉन्सेप्ट थे बाबू वो डिस्कस कर लिए, है ना। और एक आध को रह गया था, जिस समय क्वेश्चन करेंगे बाबू उस समय इसको क्लियर करेंगे, है ना। अब आते हैं एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं, ये हो गया आपका 2a प्लस का 2, तो ये हो गया 2a प्लस का 2 और ये बन गया आपका 8 हो गया, ये हो गया बी स्क्वायर प्लस का 4 बी स्क्वायर प्लस का 4 और ये बन गया आपका बी स्क्वायर माइनस का 5b बी स्क्वायर माइनस का 5b, है ना। आप देखिए बाबू ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। हम आप लोग को इक्वल मैट्रिक्स जिसमें पढ़ाए थे उसमें आप लोग को बताए थे कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल तभी हो सकता है जब इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब इसका पोजीशन पे a11 के जगह पर कौन सा एलिमेंट रखा है, a +4 ये इक्वल होगा। यहाँ देखिए a11 के जगह पर कौन सा रखा हुआ एलिमेंट 2a प्लस का 4, है ना, 2a प्लस का 2a प्लस का 2। इसको सॉल्व करिए बाबू, तो ये बन जाएगा 2a, उसको उधर लेके जाएंगे तो बन जाएगा 2a माइनस का a, डाइट कर दें a इज इक्वल टू क्या किए, देखिए ये 2a था, इसको उस साइड लेके गए तो ये बन गया a। हल्का सा लिखिए देते हैं, तकलीफ आप लोग को ना, ये हो जाएगा 2a, उसको उस साइड लेके गए तो a बन गया इज इक्वल टू, ये आपका 4 है और उसको तिरतरा के साइड लेते हैं तो माइनस का 2 बन गया, है ना। ये बन गया मेरा a बराबर 2 आ गया। a और b का वैल्यू निकालने बोला, a का वैल्यू निकल गया मेरा, क्या निकल गया, तो a का वैल्यू निकल गया 2, b का वैल्यू निकालते हैं। अब इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल रहता है, इसका मतलब यहाँ 1 2 की जगह पर क्या है 3b,
तो ये 3b जो है सो इक्वल होगा यहां 1 2 की जगह पर क्या बी स्क्वायर प्लस का 2, तो बी स्क्वायर प्लस के 2 के सॉल्व कीजिए बाबू, तो ये बन जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस का 3b और प्लस का 2 किसके इक्वल है 0 के इक्वल। यहां से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करना आसानी है, देखिए बाबू ये बन गया मेरा बी ये हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 2b स्क्वायर, तो ये बन जाएगा b माइनस का 1 है ना, b माइनस का 1 और ये बन जाएगा b माइनस का 2, b माइनस का 2 ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल। लेकिन बाबू इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 2b और माइनस का b माइनस का 3b और ये हो जाएगा माइनस का 1 इंटू में माइनस का 2 प्लस का 2। यहां से b का वैल्यू क्या निकलेगा बाबू, देखिए बाबू तो b का वैल्यू यहां से निकल जाएगा आपका 1 और 2, b का वैल्यू क्या निकल जाएगा 1 और 2। अब देखिए 1 और 2 मारे तो बस तुरंत ऑप्शन देख के धड़ के सही मान नहीं देना और यहां 1 2 लिख के छोड़ भी नहीं देना है ना। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन में आएगा तो वहां दिया ही रहेगा आपको फंसाने के लिए। अब यहां देखना बाबू जो 1 2 रखे हैं तो वो का सब में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। देखो बाबू यहां 1 रखते हैं तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 के नहीं 1 का स्क्वायर 1 और 3 और यहां भी 3 एकदम सही है। 2 रखे इस इक्वेशन में तो सेटिस्फाई करवाया क्योंकि इसी को लेकर सॉल्व किए, इसमें चेक करते बाबू। अगर यहां 1 रखते बाबू तो यहां 1 रखेंगे तो क्या होगा 1 और माइनस का 5, ये क्या हो जाएगा माइनस का 4, यहां माइनस का 4 है एकदम नहीं है। इसका मतलब ए जो है बाबू लिखा हुआ ये जो 1 लिखा हुआ सो 1 जो है कतई नहीं होगा। बी रख के देखिए बाबू इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा है बी। 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 6 यहां 6 होगा। यहां देखते रख के 2 लिखकर रखेंगे बाबू तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और माइनस का 5 दूनी का 10, ये क्या हो जाएगा माइनस का 6, माइनस के 6 के इक्वल है एकदम है। मतलब यहां बी का वैल्यू जो है बाबू यहां क्या हो जाएगा बी का वैल्यू 2 हो जाएगा है ना। ए क्यों नहीं बस पता चल गया क्योंकि ए जो है सो सब इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है कि सभी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है और जब बी का वैल्यू 1 रहेगा तो सब एलिमेंट में इक्वल नहीं रहना चाहिए। यहां 1 रखते तो यहां इक्वल एबे नहीं कर रहा है, तो ये गलत बात है। जो बी है वो सभी में इक्वल दिखा रहा है, तो बी का मान क्या निकल गया 2 और ए का मान निकल गया बी 2। ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगा है ना। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में एकदम नहीं होना चाहिए। चलिए आते हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन भी करा तो मजा आएगा हल्का सा है ना। देखिए क्वेश्चन क्या करा कि सॉल्व फॉर x एंड y, x इंटू में ये दिया हुआ प्लस y इंटू में ये दिया प्लस ये दिया हुआ इज इक्वल टू 0। इसमें x और y का वैल्यू निकालने बोल रहा है। अब देखिए आप लोग को हम बताया था बाबू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर बताया था ऐसा कि किसी भी स्केलर के द्वारा कोई सा भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। अब यहाँ x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस मैट्रिक्स में बाबू तो सारा एलिमेंटों में करना पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 2x और ये हो जाएगा x होगा ना। फिर प्लस का यहां उसी तरह यहां क्या हो जाएगा बाबू तो यहां हो जाएगा आपका 3y और प्लस 3y और ये हो जाएगा 5y और यहां तो दे रखा बाबू यहां क्या दे रखा तो यहां दे रखा है माइनस का 8 और माइनस का 11। ये किसके इक्वल है 0 के इक्वल। अब ये बाबू एडिशन है बाबू, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में ऐड कर सकते हैं सबके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कीजिए बाबू तो ये बन जाएगा आपका 2x प्लस का 3y और माइनस का 8, ये किसके इक्वल है ये आपका हो गया ये एलिमेंट ऐड हुआ 2x प्लस का 3y माइनस का 8। इसी तरह ये भी ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका x प्लस का 5y और माइनस का 11, ये किसके इक्वल है 0 के इक्वल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल ऐड के बाबू घबराना नहीं, यहाँ ऑर्डर बा क्या है तो यहाँ ऑर्डर बा 2/1, यहाँ पे ऑर्डर देखिए 2/1 है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल ऐड किए सिर्फ है ना। अब देखिए बाबू ये इक्वेशन क्या बन गया तो ये इक्वेशन बन गया मेरा 2x प्लस का 3y माइनस का 8, ये 0 के इक्वल हो गया। एक इक्वेशन ये बन गया और दूसरा का इक्वेशन बन गया मेरा x प्लस का 5y और माइनस का 11, ये किसके इक्वल हो गया 0 के इक्वल। ये इक्वेशन बन गया बाबू और ये आपका दूसरा इक्वेशन बन गया। अब इस सब दोनों के इक्वेशनों को सॉल्व करके x और y का मान निकाल देना है। हम क्या करते हैं इक्वेशन 1 में घटा देते हैं इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करके तो 2 से मल्टीप्लाई करके। इक्वेशन 1 क्या लिखा हुआ है 2x, ये तो एज इट इज रहेगा तो 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू, इसको उस साइड लेते जाते बाबू तो हो जाएगा 8 और यहां 2 से मल्टीप्लाई करना बाबू, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा तो हो जाएगा आपका 2x प्लस 5 दूनी का 10y, 5 दूनी का 10y और ये हो जाएगा माइनस का 22, तो उधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा प्लस का 22 है ना। अब इसको घटाना बाबू, ये हो गया माइनस का साइन, घटाइए बाबू
घटाएंगे तो क्या होगा, सो देखिए ये आपका कट जाएगा बाबू, ये तो आपका 2x है, 2x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 7y, है ना, माइनस का 7y, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 14, है ना, माइनस का 14 ही होगा, 8 4 12 माइनस का 14। और यहां से पता है बाबू y बराबर क्या हो जाएगा, 7 दूनी का 14, तो y बराबर 2 निकल गया मेरा, है ना, y बराबर 2 निकल गया। आप किसी एक क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर देते हैं, y को 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5 दूनी का 10 और माइनस का 11, ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। 2 जब पुट किए तो यहां बताइए बाबू x माइनस का 1 जो है किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल, और x जो है किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। तो x का वैल्यू भी निकल गया मेरा 1 और y का वैल्यू क्या निकल गया, 2, है ना। कितना आसान था। सो देखिए क्वेश्चन, आप देखिए बाबू इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपका x और y का वैल्यू निकल जाए तो आप लोग को लग भी रहा हो कि कहीं तो कहीं हमको लग रहा है कि गलती की है, तो क्या कीजिए, जो x और y का वैल्यू निकाले ना वो मैंने क्वेश्चन में पुट करके देखिए वो सही आ रहा है कि नहीं। अब x का वैल्यू क्या निकाले 1 और y का वैल्यू क्या निकाले 2 निकाले, ये क्वेश्चन दे रखा है ना। अब देखिए इसको जोड़ के हम 0 के इक्वल आना चाहिए। ये जो लिखा है बाबू इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं बाबू, जीरो मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो ये इसको लिख सकते हैं 0/0, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है इसको इक्वलिटी बनाने के लिए। तो यहाँ ऐड करते बाबू 1 और 2 ऐड करना है ना, 1 और 2 है ना, है 1 और 2। चलिए बाबू 1 और 2 इसी इक्वेशन में रखिए, 1 रखेंगे तो ये क्या बनेगा 2, 2 रखेंगे तो क्या बनेगा 3 दूनी का 6 और ये क्या बनेगा माइनस का 8। देखिए 6 2 8 माइनस का 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, एकदम हो जाएगा, मतलब ये सही आया मेरा, है ना। तो जब भी आपका अगर वैल्यू निकाल ले और शक संदेह हुए तो तुरंत मैंने इक्वेशन में रख के देखिए, अगर सेटिस्फाई करवा देगा तो जो मेरा आंसर आया एकदम सही है ना। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, उम्मीद करते हैं एक भी दिक्कत नहीं होना चाहिए अभी तक। चलिए मूव करते हैं किसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट करने बोल रहा है 2/2 मैट्रिक्स का, जो ए बराबर aij है जिसका एलिमेंट ये दे रखा है। अब कंस्ट्रक्ट करना बोल रहा है 2/2 मैट्रिक्स का बाबू, तो मान लेते हैं हमको पता नहीं कि मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, तो हम मान लिए क्या मान लिए 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मानना है। तो लेट हम ए बराबर मान लिए, क्या मान लिए, तो एक एलिमेंट मान लिए a11 a12 और ये हो गया आपका a21 और ये हो गया आपका a22 ये हो गया आपका 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया कि नहीं बाबू, 2 रो और 2 कॉलम है, एकदम है। आप देखिए एक नॉर्मल एलिमेंट हमको दिए रखा है, नॉर्मल एलिमेंट का जनरल इक्वेशन हमको दे रखा है। यहां से अगर हम a11 निकालेंगे बाबू, यहां तो हमको a11 नहीं लिखना, यहां तो कोई ना कोई एलिमेंट है इसके अंदर, तो हमको सभी पार्टिकुलर निकालना पड़ेगा। यहां से 1 1 निकालेंगे बाबू तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा, देखिए बाबू ये हो जाएगा 1 + 2, है ना, ये जगह 1 + 2 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 2, तो ये क्या बन जाएगा 1 + 2 3 का स्क्वायर 9/2, है ना। उसी तरह a12 निकालते हैं, तो a12 निकालेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 + 4 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 2, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 1 5 तो 25/2। उसी तरह अगर हम a21 निकालते हैं तो क्या होता है बाबू लोग, तो 21 निकालेंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 2, 2 और 2 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 16, 16/2 क्या होगा 8, तो 16/2 हो गया मेरा 8। उसी तरह अगर हम a22 निकालते हैं बाबू तो क्या होता है, तो 22 निकालेंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा 2 + 2 दूनी का 4 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 2, है ना, 2 दूनी का 4 और प्लस का 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 4 और 2 कितना तो 6, 6 का स्क्वायर कितना तो 36 और 36/2 करेंगे तो क्या होगा 18, मतलब सभी का वैल्यू निकल गया मेरा। तो मिला जुला के वो मैट्रिक्स में निकल गया, हमको मैट्रिक्स तो पूछा निकालने के लिए कंस्ट्रक्ट करने बोल रहा है मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स निकल गया a11 की जगह पर क्या है 9/2, a12 की जगह पर क्या 25/2, a21 की जगह पर क्या है 8 और a22 की जगह पर क्या 18, ये हो गया मेरा आंसर। देखिए इसका ऑर्डर भी क्या है 2/2, कंस्ट्रक्ट कर लिए मैट्रिक्स को हम जिसका ऑर्डर क्या है 2/2। कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हैं आते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि x and y आर 2/2 मैट्रिसेस, देन सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर x and y, मतलब x और y का वैल्यू हमको इस इक्वेशन से निकालना है ना, आराम से निकाल सकते हैं, बड़ी बचपने से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग 10वां 11वां से। कैसे निकालेंगे बाबू, देखिए अब देखिए बाबू हमको x और y का वैल्यू निकालना है, तो क्या करते हैं हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, है ना। अब इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से और घटा देते हैं इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, है ना। देखे कीजिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरा 3 दूनी का 6x, फिर हो जाएगा प्लस का 3 तिया के 9y और माइनस कर देना है
3 दूनी का 9y। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी का 6x, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4y इज इक्वल टू क्या होगा। सो देखिए बाबू, यहां किससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करना 3 से सारा एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा बाबू लोग। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी का 6, 3 से करना तो 3 तिया के 9, फिर हो जाएगा 3 चौके 12 और ये हो जाएगा आपका 0, 3 चौके 12 और ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 0 है ना। 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस करना है, माइनस किसको करना है बाबू, तो माइनस करना 4y को, माइनस करना है इसको मल्टीप्लाई कर, घटाना है। किससे मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके घटाइए बाबू, तो ये बन जाएगा 2 दूनी का 4, फिर ये बन जाएगा 2 दूनी का 4, ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2 और ये हो जाएगा माइनस का 5 दूनी का 10। कीजिए इसको सॉल्व बाबू। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहां से देखिए 6x से 6x कैंसिल हो जाएगा, 9 में 4 गया तो क्या बचेगा 5y है ना, 5y बचेगा। इसको सॉल्व कीजिए बाबू, 6 और प्लस का 4 10 हो गया, और 9 में 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 12 में 2 जाएगा तो 10 बचेगा, और 0 माइनस का 10 और माइनस तो 0 प्लस का 10 बन जाएगा है ना, 0 प्लस का 10 बन जाएगा। अब देखिए इसको अगर हम y का मान निकालेंगे बाबू तो आप लोग को पता होना चाहिए, नहीं भी पता तो याद रखिए, जब 5 से गुना करते तो सारा एलिमेंट में गुना करते हैं, तो उसी तरह 5 से भागा करेंगे बाबू तो सारा एलिमेंट में भागा करेंगे है ना। तो ये बन जाएगा 5 दूनी का 10, ये हो जाएगा 5 से कम 5, 5 दूनी का 10 और 5 दूनी का 10 है ना। ये बन गया मेरा क्या चाहिए, y का वैल्यू निकल गया। अब y किसी एक इक्वेशन में रख के पटक दीजिए बाबू। चलिए यहां ही पटक देते हैं, ये क्या लिखा हुआ है 2x और प्लस का 2x प्लस का यहाँ क्या है 3y, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते सभी में, तो 3 दूनी का 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी का 6 और 3 दूनी का 6, ये किसके इक्वल है, तो ये इक्वल है मेरा 2340 है ना, 2340 यही है ना बाबू 2340। यहां से बताइए बाबू 2x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, तो यहां से 2x का वैल्यू निकल जाएगा, उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 में 4 6 जाएगा तो माइनस का 4 है ना, 2 में 6 जाएगा तो माइनस का 4, ये हो जाएगा 3 में 3 जाएगा तो 0, और यहाँ 4 में 6 जाएगा तो माइनस का 2 और ये बन जाएगा माइनस का 6 है ना। उसी तरह यहां से अगर हम x से डिवाइड करेंगे 1/2 से तो क्या आ जाएगा 2 दूनी का 4, 0 2 एकम 2 और 2 तिया का 6, तो x का वैल्यू निकल गया मेरा -2 0 और -1 -3, और y का वैल्यू क्या निकल गया 2 1 2 2। तो x और y का वैल्यू निकालने बोला तो निकल गया। कितना आसान, तो देखिए क्वेश्चन है ना। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब सब क्वेश्चन हम ही बनाएंगे। ये क्वेश्चन जो है सो आप लोग का HW है, ये क्वेश्चन बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। क्या करना, निकालना है आपको, तो आपको निकालना C का मान, तो C का मान जो है सो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखना कि हाँ गुरुजी बन गया और मेरा आंसर भाई ये आया है ना। ये आप लोग का HW है। तो देखिए आज जो हम जिस तरह डिस्कस किए इस तरह नहीं करना, हम लोग को कैसे डिस्कस करना आप लोग को बता दिए थे पहले ही स्ट्रेटजी कि हम लोग जब सारा वो चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बाबू तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, फिर 2 नंबर वाला, जो 3 नंबर वाला, फिर 5 नंबर वाला बन सकता है। जो जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड किए जा सकते हैं एग्जाम में वही सब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे है ना। तो आज जो है सो सब समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। आप लोग से निवेदन है, क्या निवेदन है कि तीनों वीडियो देखिए और सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, उसके बाद कल क्वेश्चन करेंगे तो मजा आएगा क्वेश्चन करने में है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चों।